दिसंबर 2021 है। 2021 के वर्ष का अंतिम सूर्यास्त होने जा रहा है। कल से हम नव वर्ष 2022 में प्रवेश करेंगे। नया वर्ष सबके लिए उत्साहवर्धक, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये जो पिछला वर्ष था वो कोरोना की पृष्ठभूमि में प्रारंभ हुआ था, कोरोना की विभीषिका के साथ ही समाप्त हो रहा है। अगला वर्ष मेरे सारे विद्यार्थियों के लिए, भारत के सारे युवाओं के लिए नई आशाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं को पूरा करने वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आगामी 10 वर्षों में भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में और विश्व के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में अपनी भूमिका अदा करते हुए देखता हूं। आज भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 10% से ज़्यादा सीईओ भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिसकी संख्या को मैं कम से कम 3 गुना होता हुए आगे देख रहा हूं। हम लोग न सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में वरन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। एक पॉजिटिव बात जो आगामी 5-6 वर्षों में ही पूरी होने जा रही है कि भारत पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश होने जा रहा है और ये जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। हमारे युवा विश्व के हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाएंगे। उत्तम शिक्षा व्यवस्था और उचित अंग्रेजी ज्ञान की वजह से हमारे युवा हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे। मैं उमंग रावत हूँ और मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगी ईशा से। ईशा, आप अपने बारे में सभी को कुछ बताइए। मेरा नाम ईशा सहारन है और मैं हिसार हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ खास स्थान नहीं माना जाता पूरे देश में। मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं, खुले विचारों के हैं। उन्होंने मुझे दिल्ली तक भेजा पढ़ने के लिए बिना मुझसे कुछ सवाल जवाब किए, एंड ये मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ इस चीज़ के लिए। उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन अभी कर रही हूँ रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है ईशा, और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं आगे फ्यूचर में। मेरा एम है एक सिविल सर्वेंट बनने का, जो कि मैं पूरी जी जान लगा के पूरा करना चाहूँगी और इस देश की प्रोग्रेस में अपना पार्ट अदा करना चाहूँगी। आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहती हैं? मैं सिविल सर्वेंट मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। मैं जब भी अपने गांव में जाती हूँ, किसी भी लड़की से बात करती हूँ, तो वो बताते हैं कि उन्हें कैसे रोका जा रहा है, अपनी शिक्षा प्राप्त करने से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। तो मैं अपने आप से कनेक्ट करती हूँ कि मेरे को एक अच्छा स्थान मिला है अपने परिवार में कि मैं बाहर गई, बट उन लड़कियों का क्या जो शिक्षा से वंचित हैं। तो मैं सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहूँगी, मेरा सबसे बड़ा ये एम है कि मैं उनके लिए कुछ करूं ताकि अवेयरनेस हो हमारे स्टेट में, हमारे पूरे देश में कि लड़कियों को आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। और ईशा, आप इस देश को अगले 10 सालों में कहाँ देखेंगी? मैं अपने देश को बहुत आगे देखना चाहूँगी। 10 सालों में एज ए सुपर पावर देखना चाहूँगी और एक ऐसा देश जहाँ विमेन सेफ हों, एजुकेटेड हों एंड रोड पे बिना सोचे चल सके, बिना 2 बार सोचे कि हमारा सेफ्टी का क्या इशू होगा। जैसे हमें आजकल चलना पड़ता है, हम रात को नहीं निकल सकते। तो आई वांट अ कंट्री जहाँ पे ऐसा ना हो और वुमेन हमेशा सेफ और एजुकेटेड रहें। थैंक यू। तो अंकुर जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ठीक है, मेरा नाम अंकुर यादव है, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं IIT रुड़की से ग्रेजुएशन किया है। मैंने अपने स्टार्टिंग की पढ़ाई गाँव से की थी, फिर उसके बाद मेरे माता पिता मुझे शहर लेकर आए और उसके बाद मैं इलाहाबाद के अच्छे स्कूल से पढ़ा। तो अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं उसका पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि वह एक इलिटरेट थी पर फिर भी उन्हें एजुकेशन की वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता थी। उसके बाद अंकुर जी, आप आगे क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने आप से? ठीक है, जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने कॉलेज के NSS सेल को ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं।
तो वहाँ पे जाके उस सेल में काम करके मुझे ये लगा कि कैसे हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दे रखे हैं पर सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है। और सेकेंडरी एजुकेशन में हम अभी भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं क्योंकि हम लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे पाते। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विसेज जब ज्वाइन करूँगा तो स्टार्टिंग में मैं ग्रास रूट लेवल्स पे मैं कुछ NGOs होते हैं जो कि इन कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, मैं उनको सशक्त करना चाहूँगा, फाइनेंशियली थोड़ा अच्छे से उनको एम्पावर किया जा सके और उसके बाद वो ताकि अच्छे से सारे चीज़ें स्मूथ रन कर सके। और अगर मैं हायर एक्लोन्स में गया तो मैं डेफिनेटली इस देश की पॉलिसी मेकिंग, एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देना चाहूँगा। क्योंकि अंकुर जी अब ये साल ख़त्म होने जा रहा है तो हम जानना चाहेंगे आपके अगले 10 सालों में आप इस देश को कहाँ देखते हैं? अगले 10 सालों में चाहता हूँ कि यह देश इकोनॉमिकली तो अच्छा करे ही, क्योंकि हम चाहते हैं देश एक टॉप 3rd इकोनॉमीज़ में आए। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो 70 साल पहले हमारा जो आइन था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो हमने वायदे किए थे उस वायदे को हम पूरा करें। हम जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दे सकें। फिर जहाँ पे लिबर्टी हो थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ और फेथ और वर्शिप की हो, और जहाँ पे इक्वालिटी हो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। यह मेरा विजन है आने वाले 10 सालों में इंडिया के लिए। थैंक यू। So now I am introducing Shwetashree from Ramnathpuram, Tamil Nadu. She is here. Hi, So I'm- Shwetashree, tell us something about yourself. Okay, I'm Shwetashree. I'm coming from Ramnathapuram district, near Rameshwaram. Everyone knows that. I have completed my BE Computer Science and Engineering in my hometown. Now I came to Delhi for UPSC preparation. I'm coming from a background which is named as educationally backward region. I'm coming from educationally backward region that everyone will be noticing that. So what do you want to do in your life? What is your aim, your hopes and aspirations? Okay. My aim is I want to become an IAS officer. Then I need to change the image of educationally backward region. My district, Ramnathapuram district, I need to change that. Okay. So I need to develop more and more in my district. And where do you see our nation in the next 10 years? Okay, next 10 years, for example, my district, that I need to improve the infrastructure of the schoolings, preschoolings, etc., etc. I need to improve. Next, want to change the education system. Need to be changed. It is be practical. It is not to be Rote learning. learning, etc. Yes, persons who are preparing for IAS examinations need to come to Delhi. Yeah, seriously, it's my personal opinion, and I and my friend came to Delhi for preparation. Last time we have prepared in Chennai, but it is not that much comfortable for us. So people who are interested in UPSC Civil Service examination, please come to Delhi and please go. Don't get into inferiority complex. There will be more inferiority complex for people who are in Tamil Nadu. So please, people, don't be inferior. You will be the best. If you come to Delhi, you can survive. No, that is not a problem for anything. It will be for you. It will be a good future for you. Now we have Sharmila with us and she will tell us something about herself. Yeah, basically I belong to a Muslim family from Tamil Nadu, but Okay. now I'm currently in Delhi to pursue my IAS dream. So, it's not easy for women in our community to study. So my parents were supportive, and I have reached here. So I want other parents to also send their children and make them empower. Okay. And Sharmila, where do you see yourself in next 10 years? What are your hopes for the future? So my you may find my views are personal, but I face many hurdles to reach here. So I need my community women to get education. So education is interlinked with financial independence. And you are aware that Muslim women face many triple talaq issues and Yes, many yes. things. So all this can be eradicated only with the kind of education they are provided with. Okay. And where do you see our nation in the next 10 years? So next after 10 years, again I emphasize on this education thing, like triple talaq. I will give a simple introduction. Triple talaq, where men do, we do have a thing called khula in Muslim, where women also can say triple times khula, but they are not aware of that. They are not aware only because they are denied education. If they are educated, then they can be financially independent. So they can make their own decision.
now they are not financially independent, so they have to depend on a man. So in order to achieve all this, education is the only thing I think they need to be given. Actually, there's a stereotype that Delhi is not safe for women, or we from South India, like they say that Delhi is a rape city and all. I'm here and there is nothing like that. In fact, I feel so safe here. I think everyone should come here and study to pursue. Sharmila, I want to know, why did you come to Delhi for preparation? Yeah, here the preparation is very good, and compared to that being provided in Chennai, here we find a plenty of materials. There we don't find any materials over there, and the education here is very good. And there is a general stereotype in Tamil Nadu that Delhi is not safe place. So I feel completely safe here, and I think I will pursue my dream very soon. Thank you, Sharmila. நாங்கள் வந்துட்டு டெல்லியில் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்காண்டி நாங்கள் வந்திருக்கோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு என்ன ஒரு நேம் இருக்குது அப்படின்னா, டெல்லி போனாலே வந்துட்டு பொண்ணுங்களுக்கு சேஃப் கிடையாது, டெல்லி போனாலே வந்துட்டு நிறைய ரேப் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது, அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் 2 பேர் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே வந்துட்டு டெல்லி வந்துட்டு ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக தான் வந்துட்டு இருக்குது. ஏர் பொல்யூஷன், கோல்டு வார், அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு பிரச்சனைகள் வந்துட்டு பார்க்குறோம், நியூஸில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே எதுவுமே கிடையாது. இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப சேஃபாகவும் செக்யூர்டாகவும் தான் இங்கேருந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ஒரு அகாடமி போனாலுமே வந்துட்டு அவங்க நம்மளை வந்துட்டு ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக தான் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்மளை. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான எல்லா புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது ஹிந்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய வேறு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து வேறு ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. இங்கே வந்து நம்ம நினைப்போம், அங்கே இருந்து வந்துட்டு நம்ம கருப்பாக இருக்கிறோம், அங்கே ரேசிசம் இருக்கும், அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லவே இல்லை. நம்ம சென்னை இருக்கிறத விட இங்கே இன்னும் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையுமே நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து ரொம்ப லைக் அங்கே 2 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு வந்து தான் 2 வருஷம் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அங்கே படிக்கிறத விட இங்கே எல்லாமே வந்து ஈஸியாகவும் அஃபோர்டபுளாகவும் ரொம்ப இதுவாக கிடைக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரெல்லாம் யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்துட்டு டெல்லிக்கு வந்து தாராளமாக வரலாம். அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறத தூக்கி விட்டெறிஞ்சிருங்க. நம்மளுக்கு தேவையான கோலை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு டெல்லிக்கு வாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட கோலை நம்ம தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து படிங்க. தேங்க்யூ, நன்றி, இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ठीक है मानस, तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए. मैं मानस सिंह, मैंने अपना ग्रेजुएशन आईटी दिल्ली से 2020 में पूरा किया है, और उसके पहले की मेरी स्कूलिंग कई शहरों में लखनऊ यूपी में करी गई है, और जिसमें ज़्यादातर स्कूलिंग लखनऊ से करी है. और क्योंकि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैंने कई जगहों से कई तरह के लोगों को देखा है, जिसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कई चीज़ें पता चली कि जैसे जो गरीब आदमी है उसको स्वास्थ्य, एजुकेशन या किसी तरह की आपदा में बहुत तकलीफ़ होती है, और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके आगे आने वाली जनरेशन्स को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. तो ये सब देखते हुए फिर मेरा जब आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, तो मेरे को लगा कि इसके लिए मेरे को कुछ करना चाहिए जिसमें मैं अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सकूं. मेरी जो एजुकेशन हुई है, जो मैंने सीखा है, जो एक इंजीनियर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको अप्लाई कर सकूं, वो भी फील्ड में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो या अगर नहीं हो पाता तो कहीं और भी, लेकिन वो चीज़ को यूज़ करना है मेरे को आगे. तो आपकी अपने आप से अगले 10 सालों में क्या उम्मीदें हैं, क्या आप करना चाहेंगे, कहाँ खुद को देखते हैं आप? मैं अपने आप को अभी तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हुए देखना चाहता हूँ, और स्पेशली इन फील्ड्स विद डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल, जैसे कि हेल्थ हो गया, कि अगर आपको प्राइमरी हेल्थ नहीं मिल पाती है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी एजुकेशन ख़राब हो गई तो उसका कोई रेमेडी नहीं है, वो एजुकेशन ना होने से भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है आपके लिए. तो उन सब चीज़ों में एक एक्सपीरियंस्ड, एक फार थिंकिंग आदमी का होना ज़रूरी है. और रैदर देन मैं ये देखता हूँ कि कई लोग ब्लेम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट को हो, चाहे पॉलिटिशियंस को हो, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को लोग ब्लेम करते हैं. मैं ये चाहता हूँ कि रैदर देन ब्लेमिंग, मैं खुद उसके लिए कुछ काम करूँ, और आगे 10 साल में किसी को ये ना झेलना पड़े कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, या फिर
कभी उसको आगे कुछ ज़रूरतें पूरी अपनी करनी है, चाहे अपने लिए चाहे अपने परिवार के लिए, वो अपने लिए वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो अपनी जगह से पूरी कर सके और भी पूरे अच्छे रूप से। और अपने देश को आप अगले 10 सालों में कहाँ देखेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि भारत देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोइंग है, और ये जानते हैं कि इसकी कई नीड्स हैं जो कि हम फुलफ़िल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आगे भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग हमारी जो पोटेंशियल है वो अभी भी फुलफ़िल नहीं हुई है। तो आगे जब हमारी जो ये पोटेंशियल है उसको हमें फुलफ़िल करना है और जो मैक्सिमम पॉसिबल है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हमें उस चीज़ में अपनी जो पूरी मैक्सिमम जो उसके इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो ज़मीन है, उससे जितनी भी पोटेंशियल निकल सकती है उसको हमें बनाना है और फिर उसको आगे वर्ल्ड को दिखाना है, अपने आप के लिए को दिखाना है। Thank you, ma'am. Apurv with us, and he will tell us something about himself. My name is Apurv Tomar. I come from Shamli, which is a district in western UP, which is a cradle of Green Revolution. I did my schooling from Shamli only. Thereafter, I did my BSc in Physics Honours from University of Delhi, and thereafter I did my MSc in Electronics from the same university. Okay. So, Apurv, what are your hopes and aspirations from yourself in future? Where do you see yourself? Right now I'm preparing for UPSC Civil Services, and I see India growing at a quicker pace in the coming years. While I was doing my MSc in Electronics, I did an internship for a company which was making electric chargers, and the atmosphere that I saw there, I could say that India will move towards manufacturing sector more from service sector, and we will see in coming years that there will be lot more number of electric cars running on the length and breadth of the cities, and the roads construction has been going on at a very quick pace these days. I come from Shamli, and it used to take around 4 to 5 hours to reach home, but now because there are better roads, I can go there in 2 to 2.5 hours. Okay. How would you like to contribute in the development of nation? I was a part of NCC, and if I get a chance to go into the policy making, I would like to suggest that more people can come into NCC, and we do see sometimes that there is a disconnect between the army officers and the bureaucracy. If more people come through NCC, like there is compulsory army training in South Korea, if more people come through NCC, then the coordination between the civil defense can be much more better. I would like to contribute towards that. I also see that because of reservation, there is also a great politicization of caste. Not in 5 years but 10 years, but in 15 to 20 years, we can create a consciousness that we can do away with it, and self-confident Indians come forward from their own selves and say that we do not require it anymore, and contribute from their own free will, and give up reservation in some way. That is the area also I would like to work in. Okay. Thank you, Apurv. थैंक यू। अब स्पॉटलाइट में है उमंग रावत जी, जो अब तक हमें स्पॉटलाइट में रख रही थी, तो अब हम उनसे जानेंगे कि उनकी होप्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं। उमंग रावत जी, आप बताइए, आप कहाँ से आती हैं? मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से हूँ, जो कि एक लोअर हिमालयन रेंज में एक एरिया है, और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में 4 में से 2 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो मैं आपको वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कनेक्टिविटी की। आप लोगों से मिलिए, आप लोगों को जानिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है कनेक्टिविटी की। वहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत लोग पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मौका नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी उत्तराखंड 2001 में ही बना था, नया स्टेट है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और मेरे पास, जब मैं उत्तरकाशी में थी, तो मेरे पास स्कूलिंग के लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, जो कि एक गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है। मैंने वहाँ पर अपने 7 साल अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने मौका दिया कि मैं दिल्ली में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर सकूँ। आप अपने आप को नेक्स्ट 10 ईयर्स में कैसे ग्रो करते हुए देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को एक सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं
भारत देश में भारत की परमानेंट एग्जीक्यूटिव में काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ, पॉलिसी मेकिंग के काम में मैं हेल्प करना चाहूँगी और मैं इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, खास करके एजुकेशन के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और मैं चाहती हूँ कि लोग इनोवेशन को सपोर्ट करें, और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लोगों की सोच को बदलने की भी ज़रूरत है। मैं इन सभी कामों में मदद करना चाहूँगी। तो अब क्या क्या पॉइंटर्स देखती हैं कि किस जगह पे देखती हैं भारत को अगले 10-15 सालों में? अगले 10-15 सालों में अगर हम देखें तो भारत की इकोनॉमी काफ़ी डेवलप कर सकती है। हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, 34% हमारे इंडिया का जो है वो यूथ पॉपुलेशन है और हमारे जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके बाद हम देखें तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अब हम लोगों को लड़कियों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी देखने को मिला है, काफ़ी हम लोग ग्रो कर रहे हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे इंडियंस जो हैं, स्पेशली IITians या फिर आप कह सकते हैं साइंस ग्रेजुएट्स जो हैं, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, पर हम लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो हम चाहेंगे कि हम उन चीज़ों को डेवलप करें और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट भी बन सकता है आने वाले दिनों में। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। थैंक यू उमंग रावत। जैसे कि आपने देखा, ये थी भारत की आशाएं और हम उम्मीद करते हैं कि ये आशाएं आने वाले 10-15 सालों में पूरी हों। यह सब अपने अचीवमेंट्स जो ये करना चाहते हैं वह कर पाएँ और भारत भी आगे बढ़े। धन्यवाद। वर्ष 2021 कोरोना की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था और उसी की विभीषिका में यह वर्ष समाप्त होने जा रहा है। काफ़ी उठापटक देखी हमने पिछले साल, बट दिस ईयर वी वुड लाइक टू सी अ मोर एस्पिरेशनल एंड assertive India. That's why we have assembled some youth of the country and we would like to hear from them their vision and their aspirations for the coming years for our country. Happy New Year 2022. नव्या वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नए साल की राम राम सबने। नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। नव वर्ष की शुभकामनाएं। Wish you all a very happy new year. കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் 2022. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.